हेलो एवरीवन। देखिए आज हम लोग अपनी थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने जो 1947 से जब इंडिया भारत स्वतंत्र हुआ था या उसके पहले भी क्या स्थिति थी इकोनॉमिक्स कंडीशन की, फिर आज़ादी के टाइम हमारे क्या स्थिति हो गई थी, फिर उसमें क्या क्या सुधार किए गए। सुधार में जब और इम्प्रूवमेंट करने के लिए आपने देखा था एलपीजी रिफॉर्म हम लोगों ने लागू किया था, तो उसमें क्या क्या दिक्कतें थी, उसके टर्मोलॉजी शब्द क्या थी, वो हम लोगों ने पूरे डिटेल में देख लिया था। ठीक है, इसके पहले वाले में एक मेंस का आपको क्वेश्चन भी वो किया गया था। ठीक है, पूछा गया था, तो आप लोग उसको मेंस वाला जो क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप में जो शिल्पी वर्मा 2022 नाम से, उस पर आप लोग आंसर लिख के भेजिए। ठीक है, अब देखिए आज हम लोग क्या करेंगे। आज देखिए आज से थोड़ा सा एक एडवांस और चीज़ें हम लोग पढ़ने जाएंगे। एडवांस इन द सेंस कि क्या है कि अभी हम लोगों ने इकोनॉमिक्स कंडीशन देख ली क्या होती है। अभी देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था में वर्तमान चुनौतियाँ। ठीक है, अब चुनौतियाँ में क्या है, तो वो तो जो बेसिक चुनौतियाँ हैं जो अभी भी बनी हुई हैं उसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। साथ ही क्या करना है आपको करंट में। ठीक है, अब करंट में जो मुद्दे आते हैं उससे अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, या हो सकता है जैसे कोविड आया। ठीक है, कोविड भी पूरे न केवल इंडिया की, जो कोविड आया था कोविड-19, वो न केवल इंडिया के अर्थव्यवस्था पे बल्कि वर्ल्ड इकोनॉमिक्स के लिए एक चुनौती थी। क्यों? क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट हर चीज़ बंद हो गए थे, यहाँ तक कि पूरे पूरे आप देखें पूरी पूरी कंट्री लॉकडाउन में चली गई थी। तो वो हमारे लिए एक प्रकार से क्या था, न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था बल्कि पूरी वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था के लिए एक चुनौती था। तो ऐसे ही अगर मान लीजिए कि कुछ भी आप देखिए, करंट तो पढ़ ही रहे हो ना, करंट अफेयर में इकोनॉमिक्स से संबंधित जो जो चीज़ें अगर लगता है कि हाँ ये इफेक्ट डाल रही है तो वो चुनौतियाँ हैं। ठीक है, तो आपको उस पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिक जो हम लोग देखेंगे क्या था, उस टाइम चुनौतियाँ क्या थी, निर्धनता थी, हाँ, ग्रामीण भारत का विकास, हाँ, साथ ही आधारित जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की हम लोगों ने देखी थी उसमें ये सब। क्योंकि उस टाइम एक क्या था कि हम सैकड़ों मतलब करोड़ों लोगों की शक्ति से संपन्न राष्ट्र है। ठीक है, तथा मानव पूंजी हमारी एक बड़ी संपत्ति है। किसी मानव पूंजी ना केवल, क्योंकि आपने देखा ना कि भाई पूरे मानव ही एक बड़ी पूंजी मानी जाती है। क्यों? मनुष्य के द्वारा ही आप हर चीज़ डेवलपमेंट होती है। टेक्नोलॉजी भी देखेंगे तो मनुष्य की, किसी भी देश की जो सबसे बड़ी पूंजी मानी जाती है वो उसकी मानव जनसंख्या मानी जाती है। ठीक है, अब देखिए ये निर्धनता हो गया, ग्रामीण विकास हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया, शिक्षा तथा स्वास्थ्य में निवेश की आवश्यकता थी, रोजगार सृजन करना था। ठीक है, हाँ, पर्यावरण फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक थोड़ी अवधारणा आने लगी थी। ठीक है, तो ये सब हमारी क्या, जब हम भारत आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद ये हमारी, या फिर कह सकते हैं एलपीजी जब रिफॉर्म कर दिए गए तब भी हमारे पास क्या चुनौतियाँ बनी हुई थी या बनी रही। तो इसको हम लोग एक एक करके धीरे धीरे समझेंगे। देखिए, ठीक है, निर्धनता अभी देखिए क्या है कि ये है एडम स्मिथ। ठीक है, आप अभी जब अर्थशास्त्र में ये एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, आपने इनकी एडम स्मिथ की थियरी पढ़ेंगे, हर चीज़ निर्धनता गरीबी इन सब से समझ, इन्होंने बड़े अच्छे अच्छे सिद्धांत दिए, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या कह रहे हैं, कोई भी ऐसा समाज कभी सुखी और संपन्न नहीं हो सकता जिसके अधिकांश सदस्य क्या हो, निर्धन और दयनीय हो। ठीक है, अब क्या है, अब जाहिर सी बात है इनका यही कहना है कि भाई कोई भी अगर सोसाइटी या समाज, कोई देश भी ऐसे ले सकते हैं कि भाई जब तक उसके पास वो सुखी संपन्न नहीं होगा, जब तक उसके पास भाई, अगर मान लीजिए उसके पास गरीब है, हाँ, तो बेसिक चीज़ें उसके पूरा करने के लिए ही नहीं होंगी। ठीक है, यहाँ तक कि बीमारियों से लड़ने के लिए कि भाई दवा हो गई, या फिर बेसिक जो उसकी जैसे दवा हो गई, खाने हो गए, ठीक है, आवास हो गए, कपड़ा हो गया, ये जो बेसिक चीज़ें अगर उसको नहीं मिलेंगी, ठीक है, तो वो राष्ट्र कभी सुखी और संपन्न नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखिए निर्धनता निवारण। अब देखिए, अब जब भारत स्वतंत्र हुआ तो हमारे सबसे बड़ा क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, क्या कह सकते हैं, सबसे बड़ी समस्या हमारे क्या थी, निर्धनता निवारण। क्यों? क्योंकि आपने देखेंगे कि भाई अंग्रेजों का एक लंबे समय तक भारतीयों पे शोषण था, फिर उधर साहूकार हो गए, जमींदार हो गए, सबके शोषण से बहुत से एक बहुत बड़ा वर्ग था जो कि निर्धनता के मुंह में चला गया था। तो निर्धनता निवारण हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी जो है स्वतंत्र भारत में एक बहुत बड़ी समस्या व्याप्त थी। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहे हैं, और इंडिया ने फिर इसको उन्नयन के लिए क्या हमारी जो पंचवर्षीय योजनाएं लागू की हैं, आपने देखा होगा कि उसमें गरीबी निवारण, रोजगार सृजन, निर्धनता, उसमें जो टारगेट रखे जाते थे ना, जो टारगेट वही रखा जा रहा था कि जो हमारे यहाँ समस्या थी उसको दूर करने के लिए।
तो उसका उद्देश्य क्या था, समाज के निर्धनतम और सबसे पिछड़े सदस्यों का उन्नयन, मतलब उन्नयन करना, मतलब अंत्योदय मतलब पिछड़ा समाज, ठीक है। साथ ही निर्धन वर्गों को समाज की मुख्य धारा में शामिल करना और मुख्य जो है न्यूनतम जीवन स्तर, जो भाई बेसिक नीड जो होती है उसके लायक बना देना भारतीय समाज को, कि वो अपनी बेसिक नीड पूरी कर सके, ठीक है। अब देखिए जवाहरलाल नेहरू ने भी 1947 में क्या कहा था। देखिए जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि स्वतंत्रता की प्राप्ति तो एक कदम मात्र है, यह एक शुभ अवसर, मतलब एक अपॉर्चुनिटी है, आरंभ मात्र है। अभी और भी अब देखो, अभी और बहुत सी महान उपलब्धियां और विजयोत्सव हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये कौन कौन से थे? ये है निर्धनता, अज्ञान, रोग और अवसरों की असमानताओं का उन्मूलन के उत्सव, ठीक है। कहा कि भाई, उन्होंने कहा कि भाई हाँ, एक एक मतलब प्रोसेस है, एक भाई इंडिया फ्रीडम या स्वतंत्र हो गया, एक तो वो है ही अच्छी चीज़, लेकिन अभी हमारे पास निर्धनता, अज्ञानता, रोग, लोगों के अवसर प्रदान करना, मुख्य धारा में शामिल करना, ये एक बहुत बड़ी हमारे पास चुनौतियाँ हैं, इसको दूर करना है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे ये है कि भाई अगर हमारे पास चुनौतियाँ हैं, तो सबसे पहले अगर कोई आपके पास किसी की भी, ये ना केवल इससे संबंधित, अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, प्रॉब्लम लग रहा है कि भाई ये प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम सबसे पहले ये आपको ढूंढना होगा कि भाई प्रॉब्लम है क्या। तो वही यहाँ पे होगा कि भाई सबसे पहले ये कि भाई निर्धनता, अगर हमें निर्धनता दूर करनी है, ठीक है, निर्धनता, तो सबसे पहले हमें ये ढूंढना होगा ना कि समाज में निर्धन है कौन, उसके क्राइटेरिया क्या है, कि क्योंकि आप देखेंगे विभिन्न समाजों में या विभिन्न टाइम पीरियड में निर्धनता की अलग अलग परिभाषा रही है। तो यहाँ पे एक मोटा माटी इन्होंने कहा कि निर्धनता कौन है। इनके अनुसार देखिए निर्धनता इन्होंने क्या डिफाइन किया है कि इन्होंने देखिए एक एग्जाम्पल स्टोरी के थ्रू समझाया। साथ ही इन्होंने बताया कि निर्धनता जैसे कि रेहड़ी वाले, गली में काम करने वाले, मोची हो गए, मालाएं गूंथने वाले, महिलाएं, कागज करते, मतलब नहीं तो कि जो हमारे फेरी वाले हैं, भिखारी, ये निर्धनता वर्ग में ये लोग एक बहुत जोखिम भरा जीवन जीते हैं। और इन्होंने कहा कि इनके पास बेसिक चीज़ें, मतलब इनका जो जीवन यापन करने के इनके बेसिक चीज़ें ही नहीं मिल पाती हैं, ठीक है। साथ ही देखिए यहाँ पे इन्होंने डिटेल में बताया कि भाई निर्धनता प्रायः भूमि नहीं होती है इनके पास, जो रेडी पटरी हो गए, गली में काम कर रहे हैं, मजदूर हो गए, ठीक है, प्रायः भूमि नहीं होती। यदि किसी के पास भूमि भी अगर है तो कौन सी है, अगर मान लीजिए किसी के पास थोड़ी मात्रा में भूमि है, तो वो एक तो या तो उत्पादकता उस भूमि की बहुत कम है, या तो वो सूखी है, मतलब सूखा प्रभावित क्षेत्र में, या फिर बंजर टाइप की ज़मीन है, जिससे कि उसका मतलब कोई वो फ़ायदा नहीं उठा पाते, ठीक है। और वही है कि 2 बार भोजन तक नहीं मिल पाता, वही मतलब गरीबी की इन्होंने एक पूरी स्टोरी टाइप की समझाई कि गरीबी या निर्धन लोग है कौन, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा कि अब जैसे ये निर्धन है तो इनको बेसिक अपनी मतलब कि भाई इनको भी है तो मनुष्य है ना, इनको भी बीमारी और बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो ये क्या करते हैं कि भाई साहूकार हो गए, या अपने जैसे नहीं रसूखदार या साहूकार, जैसे कि समाज में जिनके पास लगता है हाँ ये बड़े आदमी, इनके पास पैसे हैं और मतलब थोड़ी सी इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, तो ये साहूकार इन सबसे उधार लेने के लिए विवश होते हैं। इनके पास साहूकार और ये जमींदार या फिर ये लोग क्या करते हैं, ठीक है, जिसको कहते हैं ना कि भाई अनियोजित क्षेत्र से जो ऋण लिया जाता है, बैंक के थ्रू नहीं, बैंक के थ्रू भी इनको ऋण लेने में पहले बहुत, अभी तो बहुत सी ईजी हुई है थोड़ी सी, लेकिन पहले इनके पास बैंक से ऋण लेने में भी समस्या थी। क्या समस्या थी? इनके पास बैंक ऋण लेने के लिए कुछ था ही नहीं कागज़, या कुछ इनके पास वो था ही नहीं कि जिसके बेस पे ये ऋण ले सके। तो ये साहूकार महाजनों के पास जाते हैं, वो क्या करते हैं, इनको बहुत बड़ी ब्याज दरों में या बहुत बड़े क्या रिटर्न रेट पे, मतलब ब्याज बहुत ज़्यादा लेते हैं, हाई रेट पे, ये जो उनको उच्च जो यहाँ पे लिखा है ना, ब्याज उच्च दर पे इनको वसूलते हैं, ठीक है। फिर उच्च दर पे नहीं चुका पाते तो फिर उनसे उसके बदले में उनको काम लेते हैं, या फिर वो कहते हैं ना गरीबी पीढ़ी दर पीढ़ी वो चलती रहती है, ठीक है। यहाँ पे ये कहना है कि भाई अगर वही जाहिर सी बात है कि अब पीढ़ी दर पीढ़ी क्या है कि इनके भाई बच्चे होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी क्या होती है कि अगर मान लीजिए इनके बच्चे हैं, ठीक है, बच्चे हैं, अब निर्धन है, इनके बच्चे भी ये उस कंडीशन में इनकी आर्थिक स्थिति वो नहीं रहती कि ये अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दे सके, अच्छा जीवन स्तर देखे, तो फिर ये है निर्धन है। फिर एक टाइम पीरियड के बाद फिर बच्चा भी उसी जो पेशे में आ जाता है, मजदूरी इन सब में, तो एक निर्धनता की जो निरंतरता है ना वो चलती रहती है, ठीक है। देखिए वही है कि भाई अब यहाँ पे भी
अब निर्धनता है तो महिलाओं को अगर मान लीजिए वो प्रेग्नेंट होती हैं मात्र, ठीक है, उस टाइम पीरियड में जो एक अच्छा पोषण स्तर चाहिए, फिर बच्चे के जन्म के बाद जो पोषण स्तर न्यूट्रिशन चाहिए वो बच्चों को नहीं मिल पाता, तो उससे क्या होती है, इन लोग को एक बच्चों में निर्धनता, बीमारियाँ, ये एक बड़ी सामान्य सी परेशानियाँ इन लोगों में बनी रहती है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भाई निर्धन विद्वानों की पहचान उनके व्यवसाय तथा संपत्ति स्वामित्व के आधार पर करते हैं बहुत से लोग। उनका कहना है कि ग्रामीण निर्धन प्रायः, मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र में निर्धन प्रायः भूमिहीन कृषक जिनके पास कोई ज़मीन नहीं, श्रमिक होते हैं, या फिर वे बहुत सी छोटी जोत मतलब बहुत से छोटे मतलब खेत की या ज़मीन के स्वामी किसान होते हैं। वे ऐसे भूमि मजदूर हो सकते हैं जो विभिन्न प्रकार के गैर कृषि कार्य करते हों या किसी और की ज़मीन पर अपनी आसामी, मतलब वही है कि किसी और ज़मीन पे क्या करते हैं, इसे नहीं मजदूरी और काश्तकारी करते हो। अब शहरी क्षेत्र में कौन से निर्धन होते हैं, शहरी क्षेत्र में कह रहा है कि गांव से वैकल्पिक रोजगार और निर्वाह की तलाश में लोग शहर आ गए हैं। ये लोग तरह तरह के अनियमित काम करते हैं, जैसे क्या करते हैं, स्वनियोजित लोग सड़कों किनारे गलियों में घूम घूम कर कुछ सामान बेचते हैं। आपने देखा ना शहरों में क्या होता है कि सामान बेच रहे हैं, ठेले पे सब्जियां बेच रहे हैं, हाँ, और कपड़े बेच रहे हैं घूम टहल के, और साफ़ सफाई के काम में लगे हो। तो ये लोग एक प्रकार से गरीब के ही कैटेगरी में आते हैं, निर्धनता की, ठीक है। अब निर्धनता की पहचान कैसे करें, वही बात है कि अब इन सब चीज़ों को क्या हुआ, अब यहाँ पे सबसे चीज़ ये आ जाती है कि निर्धनता की पहचान, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या बनेगा क्वेश्चन, यहाँ से क्या, अब जैसे आपने निर्धनता संबंधित निर्धनता की पहचान के लिए बहुत सारी क्या हुई कमेटी बनी है कि भाई पहले तो ये बहुत लोग ही कमेटियाँ या समितियाँ गठित की गई कि भाई निर्धनता को पहले तो वो परिभाषित करें कि निर्धनता है क्या, कैसे पहचाना जाए। तो आपको क्या याद रखना है कि निर्धनता कमेटी में इसके अध्यक्ष कौन थे, सीधे सीधे आपने देखे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएंगे तो आपको पीटी में डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाता है कि भाई इन कमेटियों के अध्यक्ष, मतलब ऐसे पूछ लेगा कि भाई ये इस कमेटी के अध्यक्ष क्या थे, या फिर उस व्यक्ति विशेष का नाम देख के पूछ लेगा ये किस, जैसे फजल अली समिति थी तो ये किससे संबंधित थी, ऐसे संबंधित किससे संबंधित थी, तो निर्धनता को आपको उसमें ध्यान रखना होगा कि भाई ये निर्धनता संबंधित थी, ये से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे तो आपको नाम जो है इसमें क्या है, नाम इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, कमेटी का नाम, उसमें सदस्यों का नाम, अध्यक्ष कौन थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि कि भाई निर्धनता और उसके जो कारणों का माप, कह रहे हैं कि निर्धनता और उसके कारणों को माप करने के लिए एक स्केल बनानी पड़ेगी और एक कसौटी, मतलब एक भाई आपको एक स्ट्रिक्ट रूल बनाना पड़ेगा कि भाई इस कैटेगरी में जो लोग आते हैं वो सब निर्धन या गरीब की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। तो ये कहना है कि इसको ध्यानपूर्वक, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि अगर आपकी कैटेगरी में हो सकता है वो निर्धन हो, अगर कोई छूट गया तो फिर उस पर काउंट भी नहीं हो रहा और बेचारा निर्धन भी है, हाँ। और सबसे पहले देखिए स्वतंत्रता पूर्व भारत में सबसे पहले दादा भाई नौरोजी, आपने देखा होगा कि जब आपने ड्रेन थ्योरी पढ़ी होगी मॉडर्न स्ट्रीम ना, धन का बहिर्गमन वाला, तो उसको भी दादा भाई नौरोजी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो वही स्वतंत्रता पूर्व भारत में सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने निर्धनता रेखा की अवधारणा पर विचार किया। उन्होंने जेल में बंद कैदियों को दिए जाने वाले भोजन संबंधित क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए, कौन निर्धन है, उसमें इन्होंने काफ़ी काम किया था। तो निर्धनता संबंधित अगर थियरी आता है तो आपको ध्यान रखना कि दादा भाई नौरोजी इससे जुड़े हुए थे, ठीक है, निर्धनता की अवधारणा पर विचार रखने के लिए। और क्योंकि आप ये नहीं कि भाई वो अर्थव्यवस्था में ड्रेन थ्योरी जो धन का बहिर्गमन बस उसी से नहीं, दादा भाई नौरोजी ने बहुत महत्वपूर्ण की स्टार्टिंग की थी। तो ध्यान रखना कि दादा भाई नौरोजी, बस आपको नाम ही यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि निर्धनता रेखा के एक इन्होंने ग्राफ बनाया, ठीक है, आप ग्राफ का यूज़ कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि निर्धन कौन है, एक तो भाई निर्धनता रेखा ये खींच दी गई, इसके नीचे जो है लोग ये, तो जो एक क्राइटेरिया निर्धन है, सामान्य तथा निर्धन, जैसे कि कुछ लोग क्या होगा कि वो जैसे कि ये निर्धनता का है तो ये एकदम निर्धन है। कुछ लोग हो सकता है कि मतलब कि ये जो निर्धनता रेखा है उनकी मतलब निर्धन तो हैं लेकिन मतलब कि थोड़ा सा उनका सामाजिक स्थिति और निर्धन, मतलब इसके कंपेरिजन में थोड़ा सा बेहतर है। और प्लस हो सकता है कि किसी टाइम पीरियड में या किसी मौसम में, जैसे कि कटाई में या कोई सड़क निर्माण हो रहा है या कुछ में उनको रोज़गार मिल जाए, तो फिर एक टाइम पीरियड पर एक छोटे समय के लिए वो हो सकता है कि वो अच्छे जीवन यापन निर्धनता रेखा जो है उससे ऊपर चले जाएँ, फिर वो टाइम पीरियड में फिर हो जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं
कि भाई वो एकदम निर्धनता जो नहीं है, तो भाई कि अगर 1000 रुपये जो पाएगा, ठीक है, वो निर्धनता के 1000 रुपये के ऊपर पाएगा, इससे नीचे वाले निर्धन लोग माने जाएंगे। तो कुछ लोग ये हो सकता है कि रोज़ वो आते जाते हों कि भाई उनको जब तक रोज़गार मिल रहा है, ठीक है, कुछ काम मिल जा रहा है मौसम से संबंधित, या नहीं मौसमी धान की कटाई हो गई या फिर फसल से संबंधित चीज़ें हो गई, ठीक है, सड़क निर्माण हो गया, कोई इंडस्ट्री या फिर गन्ने की पेराई से ऐसे कुछ चल रहा है, तो उनको रोज़गार जब तक मिल रहा है तब तक वो निर्धनता रेखा से ऊपर है, मतलब गरीबी नहीं, गरीब नहीं है। फिर जब तक रोज़गार ख़त्म हुआ या फिर मौसम चेंज हुआ या फिर रोज़गार कार्य पूरा हुआ तो फिर वो निर्धनता रेखा, फिर रोज़गार पड़ा मिला तो फिर निर्धनता रेखा ऊपर। तो ये एक चलता रहता है। एक लोग हैं कि भाई वो होते तो क्या नाम है, होते तो मैंने मतलब कि हाँ उनकी सामाजिक स्थिति निर्धन तो नहीं होते, लेकिन कभी कोई ऐसी विकट परिस्थिति आ गई तो फिर वो पॉवर्टी लाइन के नीचे चले जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई आराम से रोजगार कारोबार चल रहा है, अभी देखिए लेटेस्ट एग्जांपल से समझिए, लेकिन हो सकता है कि वैसे कोविड आ गया, कोविड आने से उनका व्यापार चौपट हो गया, वो फिर वो कुछ टाइम पीरियड के लिए क्या हुआ, कुछ टाइम पीरियड के लिए वो एक गरीबी रेखा के नीचे आ गए। तो यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। और फिर ये चौथा है कि ये कभी नहीं, इनका एक सर्टन जो है इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहती है और निर्धन नहीं, मतलब कह सकते हैं इनकी सामाजिक हैसियत बनी रहती है हमेशा किसी भी कंडीशन में, तो ये हमेशा निर्धनता रेखा से ऊपर रहते हैं, ठीक है। ये आप ग्राफ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि भाई स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद भारत में निर्धन आकलन, मतलब भारत में निर्धनता जनानुपात के आकलन के लिए कई प्रयास किए गए। योजना आयोग द्वारा इस कार्य के लिए सबसे पहले 1962 में एक क्या हुआ, एक दल, मतलब एक कमेटी का गठन किया गया सबसे पहले। फिर ठीक है 1979 में एक अन्य दल प्रभावी उपभोग मांग और न्यूनतम आवश्यकताओं, मतलब कि उनका उपभोग की मांग क्या है, न्यूनतम आवश्यकता क्या है, उनकी कार्यबल क्या है, इस पर एक कमेटी गठित की गई। फिर 1989 में एक दल कमेटी गठित की गई, ठीक है। अभी इनको चार्ट के थ्रू या फिर हम लोग इसमें एक आपको हम अगले लेक्चर में क्या करेंगे, ठीक है, हम आपको एक चार्ट ही बता देंगे कि भाई निर्धनता से संबंधित ये कमेटी है, ठीक है। बस इसको हम अगले लेक्चर में डायरेक्ट आपको बता देंगे, आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर वही कह रहे हैं कि भाई समय मतलब एक टाइम पीरियड के बाद हमेशा कुछ कमेटी गठित होती रही कि वो परिभाषित करे निर्धन है कौन, निर्धनता का निर्धारण किस प्रकार से किया जाए, कौन उसमें शामिल होगा कौन शामिल नहीं होगा। फिर वही कह निर्धनता के प्रकार बहुत होते हैं, एक तो पूर्ण निर्धन, बहुत निर्धन, निर्धन, ठीक है, वही है। और गैर निर्धन में क्या होता है, मध्य वर्ग, उच्च मध्य वर्ग, धनी, बहुत, यही यहीं से समझ लीजिए कि ये देखिए सदैव निर्धन है, ठीक है, इनका जो हमेशा भी कोई भी स्थिति रहती है हमेशा गरीबी रेखा बने रहते। एक ये है कि भाई एक कुछ कभी अच्छा हो गया, अच्छी एक बार उनको रोज़गार मिल गया तो ये बाउंड्री पे ही लगभग रहते हैं, बाउंड्री के आसपास रहते हैं कि अच्छा उनको कार्य या मिल गया, तो ये कुछ टाइम पीरियड के बाद निर्धनता रेखा से ऊपर चले जाते हैं। एक होते हैं आते जाते रहते हैं, दूसरे होते हैं कि वही कोविड वाली किसी विषम परिस्थिति में गरीब हो गए एक बार या निर्धन रेखा के नीचे आ गए, लेकिन ये ऊपर बने। एक तो होते हैं हमेशा अमीर, बहुत मतलब कभी निर्धन नहीं होते, तो वही यहाँ पे समझाया गया, ठीक है। अब देखिए क्या है कि निर्धनता का वर्गीकरण, ठीक है, इसको हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर से, और आपको निर्धनता या गरीबी से संबंधित जो कमेटी है उसको भी अगले लेक्चर में हम लोग चर्चा कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तब तक के लिए कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम या कुछ भी समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में पूछते रहिए, जो भी आपको बोला जा रहा है आप खुद बताते रहिए, ठीक है। अगले में हम लोग ये इसको यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।